नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 2,75,000 छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की आज GGIC राजपुर में रोड पर आयोजित किए गए जनसंवाद कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यक्रम होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि GGIC राजपुर रोड में सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां महानिदेशक के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा के करीब 1,60,000 छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से 12,000 की 12,000 रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इससे अपनी मनपसंद के टैबलेट खरीद सकेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सांकेतिक रूप से ये टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को भी टैबलेट के लिए DBT के माध्यम से पैसे दिया जाएगा। तो वहीं भाजपा उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार सभी वरिष्ठों से आशीर्वाद लेकर लगातार विकास कार्य कर रही है। शुक्रवार को हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के ऋषिकुल मैदान में आयोजित वरिष्ठ जन सम्मान समारोह में उन्होंने कहा है कि सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद का ही ये प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सत्ता में आ रही है। प्रदेश में जितना विकास कार्य इन 5 साल में हुआ है, उतने ही पहले भी 50 साल में नहीं किए गए। तो वहीं हेलांग और उर्गम मोटर मार्ग शुक्रवार को दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया है। जिस स्थान पर सड़क ध्वस्त हुई है, वहां मशीनों के काम करने तक की जगह शेष नहीं बची है। अब DBD PMGSY की ओर से सड़क की हिल कटिंग के लिए रॉक ब्रेकर, कंप्रेशर और पोकलैंड मशीन लगवाई जाएगी। आपको बता दें कि AGB के अधिकारियों ने बताया है कि सड़क को सुचारू करने में 10 दिन तक का समय लग सकता है। सड़क अवरुद्ध होने से घाटी में अभी भी करीब 200 पर्यटक और उनके वाहन फंसे होने की संभावना जताई गई है। कई पर्यटक अपने वाहनों को घाटी में ही छोड़कर वापस चले गए। तो वहीं रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने जाने वाले लोग और ग्रामीण शिक्षकों ने लंबी पैदल दूरी नापी है। गुरुवार को ही अपराह करीब 1 बजे अचानक पावर हाउस के पास उर्गम सड़क का लगभग 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से घाटी के 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के साथ ही यहां पर सैर सपाटे के लिए पहुंचे पर्यटक भी आवाजाही उनकी ठप पड़ गई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को दी और जिलाधिकारी से शीघ्र ही इस सड़क को खुलवाने की मांग की गई। और 1/3 गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा शहीद हो गए हैं। बता दें कि वर्तमान में वो नागालैंड में तैनात थे और शुक्रवार की सुबह को ही ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए हैं। इसकी सूचना उनके परिवार को देर शाम को मिली है। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हवलदार प्रदीप का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक आवास पहुंच सकता है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी ट्वीट कर जवान को शहादत पर नमन किया और दुख जताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। और कांग्रेस में टिकट के लिए 45 दावेदारों के नाम पर सहमति बन गई है।
ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। उन्होंने कहा है कि नए साल में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि 45 दावेदारों की सूची में उनका नाम खुद का शामिल नहीं है और अगर पार्टी किसी सीट पर चाहेगी तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। बता दें कि कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नए साल को नए संघर्ष की भावना के साथ मनाएगी। कार्यकर्ता बेरोजगारी, महंगाई, दलित उत्पीड़न और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर आज संघर्ष संकल्प के रूप में गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठेंगे ताकि 2022 में जनता की इन तमाम परेशानियों से निजात का रास्ता निकाला जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की आपराधिक स्तर की लापरवाही की वजह से कोविड में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। और देश के कई राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कोरोना के नए मामले तेजी के साथ बढ़ने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए, जबकि 32 मरीज ठीक हुए हैं। शुक्रवार को एक मरीज की इस दौरान मौत भी हो गई, तो वहीं 302 सक्रिय मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। शुक्रवार को सामने आए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 48, नैनीताल में 8, बागेश्वर और चमोली में 1, अल्मोड़ा में 5, चंपावत में 2, हरिद्वार में 9, पौड़ी में 3 और उधम सिंह नगर जिले में 11 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में किशोर और किशोरियों का टीकाकरण करने के लिए अलग सेंटर भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग एक साइट पर एक तरह के लाभार्थी को एक तरह की डोज देने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है ताकि लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर संक्रमण की तीसरी लहर को मात दी जा सके। और चट्टान टूटने से उर्गम हेलांग मोटर मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इससे घाटी में घूमने पहुंचे करीब 250 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं और साथ ही करीब 13 गांवों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया है। उर्गम घाटी के गांव के साथ ही पंचम केदार कल्पेश्वर मंदिर को जोड़ने वाली हेलांग उर्गम सड़क का एक हिस्सा पावर हाउस के समीप अचानक से ढह गया। इससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पंच केदार कल्पेश्वर घूमने आए करीब 250 से अधिक पर्यटक घाटी में फंस गए हैं, तो वहीं ये सड़क घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांवों की लाइफलाइन भी कही जाती है। मार्ग बंद होने की वजह से इन गांवों के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इनमें से पंच केदार के कल्पेश्वर और ध्यान बद्री मंदिर के अलावा ढूमक, कलगोट, किमाड़ा, पल्ला, जखोला, उर्गम, थैड़ा, पंचधार, सलना, तल्ला, बड़गिड़ा, गिरा, बांसा और तमाम ऐसे गांव हैं जो शामिल हैं इसमें। और देवग्राम के प्रधान देवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि सड़क टूटने की सूचना आपदा कंट्रोल रूम और तहसील प्रशासन को दे दी गई है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी सड़क को बनवाने की मांग की। और पूर्व ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह नेगी ने बताया है कि घाटी में 250 से अधिक पर्यटक घूमने आए हुए हैं। सड़क टूटने से पर्यटक भी फंस गए हैं। तो वहीं तहसीलदार जोशीमठ प्रदीप नेगी ने बताया है कि सड़क को सुचारू करने के लिए संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है। और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां साल 2021 के अंतिम दिन शुक्रवार को सूखी ढंग से जीआईसी से अच्छी खबर सामने आई। यहां पर भोजन माता नियुक्ति विवाद का पटाक्षेप हो गया है। शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में अध्यक्ष नरेंद्र जोशी ने भोजन माता के रूप में पुष्पा भट्ट का नाम रखा है और इस पर सहमति नहीं बनने के कारण नियमों के तहत अनुसूचित जाति की सुनीता देवी का चयन भोजन माता के लिए कर लिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि सीईओ आरसी पुरोहित ने कहा है कि सुनीता देवी के नाम को औपचारिक अनुमोदन के लिए ब्लॉक शिक्षा कार्यालय भेजा जाएगा। इससे पहले ही पूर्व में हुई बैठक में शुक्लता देवी को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि शकुंतला को हटाए जाने की प्रक्रिया में तकनीकी खामी होने के कारण इसे ठीक करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। शकुंतला ने अक्टूबर में ही कार्य करने में असमर्थता जताते हुए प्रधानाचार्य को पत्र भी भेजा था और इसी के साथ ही अब भोजन माता नियुक्ति विवाद का पटाक्षेप हो गया है। ऐसे में डीईओ सत्यनारायण
बीईओ एमएन तिवारी, प्रधानाचार्य प्रेम सिंह ने कहा है कि विवाद के निपटने के साथ ही अब शैक्षिक माहौल को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार, चलथी चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट, एएनएम रीना राणा भी मौजूद थे। और चुनाव आते ही पक्ष विपक्ष की बयानबाजी भी तेज हो जाती है। मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे और दावे किए जाते हैं और इस दौरान अक्सर कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेते हैं। एक ऐसा विवादित बयान सुनने को मिला है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक द्वारा, जिन्होंने कन्नौज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक विशेष समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। पाठक ने कहा है कि भाजपा उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं। अब इस बयान के बाद क्या करवट लेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्या चुनाव पर इसका होगा असर? उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को यदि मकान दिए हैं तो कभी किसी गरीब से उसकी जाति नहीं पूछी तुम किस जात के हो। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया। आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना लोगों का वोट देना चाहिए जो आतंकवाद का भारत में समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं,
ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए। तो वहीं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुब्रत पाठक अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहे। उन्हें अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते भी कई बार देखा गया, पर इस बार इस विशेष समुदाय पर ये जुबानी हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महागठबंधन को पछाड़कर 64 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसमें यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट काफी अहम थी, जिस पर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाले सुब्रत पाठक ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। सुब्रत पाठक को 49.37% वोट मिले, जबकि डिम्पल यादव 48.29% वोट ही पा सकी। गौरतलब है कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 में से सबसे अहम चुनाव यूपी के चुनाव को ही माना जा रहा है। यूपी चुनाव की अहमियत को देखते हुए सभी दलों ने प्रचार में अपनी जान झोंक दी है, पर इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक सांसद के मुंह से निकले ये बोल क्या चुनावी रंग धारण करेंगे? मुस्लिम मतदाताओं पर इसका क्या असर होगा और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को और कितना भूनेंगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और साल 2021 व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बेहद खास रहा। मेटा के स्वामित्व वाले इस कंपनी ने इस साल कई कमाल के फीचर्स भी लॉन्च किए थे, पर इतना ही नहीं बल्कि कंपनी अब कई नए फीचर्स पर काम कर रही है, जिन्हें इस साल लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या होंगे वो नए फीचर्स, देखिए इस रिपोर्ट में। नया साल अपने साथ एक नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आता है, एक नए सिरे से जीने का मौका भी बन जाता है। तो वहीं ये नया साल इस बार व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नए बदलाव लेकर आने वाला है। दरअसल आने वाले समय में व्हाट्सएप यूजर्स को एक नई सुविधा मिल सकती है। इसके तहत उन्हें अपने आसपास के व्यवसाय को आसानी से ढूंढने में मदद करेगी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में आने वाले फीचर्स को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट सेक्शन मिल सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूजर्स इसके जरिए रेस्तरां, स्टोर, किराने की दुकानों और अन्य जगहों को एक अलग सेक्शन में देख पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि यूजर्स सीधे व्हाट्सएप से ऑर्डर कर पाएंगे या केवल कॉन्टेक्ट ही डिटेल्स और लोकेशन और ऐसी ही मिलती जुलती अन्य जानकारी देख पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि इस फीचर को एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा में देखा गया है और आपको ये भी बता दें, पर आईफोन पर भी आने की संभावना है। इस सुविधा पर मौजूदा समय में काम चल रहा है और इसके रोल आउट की कोई निश्चित तिथि फिलहाल सामने नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको 2022 में मिलेंगे। और पहला फीचर होगा ऑटो डिलीट अकाउंट। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है और अगले साल इसे रिलीज किया जा सकता है। इसमें एक तय समय तक अकाउंट यूज न करने पर वो खुद डिलीट हो जाएगा। फिर बारी आती है रिपीट नोटिफिकेशन की। तो आपको बता दें कि हमेशा फोन आपके हाथ में रहे ये जरूरी नहीं है। ऐसे में कई बार व्हाट्सएप पर आए नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं। इनमें कुछ जरूरी भी होते हैं। चर्चा है कि 2022 में रिपीट नोटिफिकेशन इसे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अभी मल्टी डिवाइस फीचर्स, एक फोन के अकाउंट को अधिकतर 4 डिवाइस से जोड़ने की सुविधा मिलती है। 2022 में आने वाले फीचर के तहत आप 4 से ज्यादा डिवाइस जोड़ सकेंगे। चैट के लिए थीम सपोर्ट। 2022 में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए चैटिंग को लेकर भी पर्सनल लाइव करेगा और इसके तहत आप कस्टमाइज वॉलपेपर, लाइट और डार्क वॉलपेपर को यूज कर सकेंगे। इस फीचर पर भी काम चल रहा है और वॉइस कॉल के लिए नया इंटरफेस व्हाट्सएप वॉइस कॉल के लिए भी एक नया इंटरफेस डेवलप कर रहा है और इस नए फीचर से आपको इस ऐप पर कॉलिंग का अलग ही अनुभव मिलेगा।
और इसको लेकर कंपनी ने भी काम शुरू कर दिया है और ये नए साल में रिलीज हो जाएगा। रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्य न्यूज के साथ।